तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। समझ गए बच्चों? क्या है ये हमारा टॉपिक? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो देखो बच्चों, ये जो लॉज हैं ये बताते हैं कि जब कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, अब चाहे वो एलिमेंट्स का हो चाहे कंपाउंड्स का हो, वो कुछ ना कुछ लॉज को फॉलो करते हैं। तो ये कौन कौन से लॉज हैं जो कि केमिकल कॉम्बिनेशंस को डिसाइड करते हैं? इन्हीं को बोला गया है क्या बच्चों? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। मींस हम ऐसा कह सकते हैं कि व्हेन एवर, समझ गए बच्चों, व्हेन एवर सब्सटेंसेस मीन्स एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये है ना, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स रिएक्ट, दे डू सो अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉ, सर्टेन लॉज। समझ गए बच्चों? और इन्हीं को क्या बोला गया है? विच आर कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। समझ गए बच्चों कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, चाहे वो एलिमेंट्स में हो चाहे कंपाउंड्स में हो, ये कुछ लॉ को फॉलो करता है, कुछ लॉ के अनुसार होता है, और इन्हीं को लॉ को बोला गया है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो देखो, पहला कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ गए बच्चों? ये है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखो, कंजर्वेशन ऑफ मास मींस ये मास के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। तो देखो बच्चों, ये बोला गया है इसमें कि कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन हो चाहे फिजिकल कॉम्बिनेशन हो। समझ गए ना? कि केमिकल कॉम्बिनेशन हो या फिजिकल कॉम्बिनेशन हो, या केमिकल चेंज हो या फिजिकल चेंजेस हो, जो रिएक्टेंट का मास होता है और जब वो टोटली प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, तो टोटल जो मास प्रोडक्ट का होगा वो किसके इक्वल होगा? मास ऑफ रिएक्टेंट। मींस हम ये कह सकते हैं कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस। समझ गए बच्चों? कि कोई भी केमिकल प्रोसेस चलता है या फिजिकल प्रोसेस चलता है, तो मास किसी भी प्रकार से ना तो क्रिएटेड किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। बस उसका कन्वर्जन चलता है कि एक फॉर्म से वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो देखो बच्चों, इस लॉ को, ठीक है, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय, इसको प्रपोज करने वाला जो साइंटिस्ट था वो है एंटोनी ल्यूरेंट, और ये है लैवोजियर। ठीक है, 1789 मींस लैवोजियर। मतलब ये जो लॉ है किसने प्रपोज किया था बच्चों? लैवोजियर ने। लैवोजियर को केमिस्ट्री का फादर भी बोला जाता है। अब देखो, अब है क्या ये लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर हम इस लॉ को देखें तो इसने क्या कहा है? समझ गए ना? कि ड्यूरिंग केमिकल, समझ गए बच्चों, और फिजिकल चेंजेस, किसी भी प्रकार के फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो होते हैं, चेंजेस, द टोटल मास, समझ गए ना, ऑफ प्रोडक्ट्स, किसके इक्वल होगा बच्चों? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स रिमेन्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। ये है किसका?
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि ड्यूरिंग केमिकल और फिजिकल चेंजेस कोई भी चेंज होता है तो जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स है वो रिमेन इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। तो और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसा कह सकते हैं बच्चों कि मैटर जो होता है, ठीक है, मैटर कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर बी destroyed। यही हुआ ना मैन तो इन सिंपल फिजिकल और केमिकल चेंज कि मैटर को किसी भी प्रकार से, ठीक है, ना तो क्रिएटेड किया जा सकता है और ना ही क्या कर सकते हैं बच्चों, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो कि एक सिंपल जो नॉर्मल जनरल केमिकल और फिजिकल चेंजेस चलते हैं। तो इस तरह से जो है यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें जो लेबोजियर ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था बच्चों, ठीक है, लेबोजियर अगर हम एक्सपेरिमेंट देखें तो इसने क्या किया था कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है, ये है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो इसने देखा कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अगर हम हीट करते हैं, मैं पहले इसको थ्योरेटिकली लिख दूं कि इसने कहा कि अगर मर्क्यूरिक, ठीक है, ऑक्साइड है, जब इसने इसको गर्म किया, इसका वेट होता है 100 ग्राम, ठीक है, इसने लिया 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड और जब इसने हीट किया तो यहां बना मरकरी, ठीक है, और प्लस यहां निकल गया क्या, ऑक्सीजन। तो उसने देखा कि जो मरकरी मिली वो है 92.6 ग्राम और ये मिला 7.4 ग्राम। तो देखो अगर आप इन दोनों में देखो कि टोटल अगर हम कहें कि टोटल, ठीक है, मास ऑफ जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड मींस ये कितना है 100 ग्राम। तो ये इक्वल है किसके बच्चों, मास ऑफ, ठीक है, मरकरी प्लस क्या, ऑक्सीजन, जो कितना हो रहा है 100 ग्राम मींस 92.6 प्लस 7.4। तो यही लॉ हो गया इसका कि लेबोजियर ने मर्क्यूरिक ऑक्साइड के 100 ग्राम को गर्म किया और देखा कि बनने वाले प्रोडक्ट्स जो हैं मरकरी और ऑक्सीजन के टोटल मास वही निकले जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड के हैं, और इस तरह से उसने प्रूव कर दिया कि किसी भी प्रकार का मास लॉस नहीं होता। अब मैं एक नोट करके बता दूं कि जो ये लॉ है बच्चों, ये लॉ किस में नहीं लगता, न्यूक्लियर रिएक्शन में। समझ गए ना कि न्यूक्लियर जो होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में जानते हो कौन कौन सी आती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस मींस यहां पे बता दूं, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन, ये जो होते हैं ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में आते हैं। ये डू नॉट रिएक्शंस डू नॉट, ठीक है, ऑवे ऑफ कौन सा, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ। बिकॉज ऐसा क्यों होता है बच्चों, मतलब ये है कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि बिकॉज, ठीक है, जो इनमें कुछ मास डिफेक्ट होता है इन दीज रिएक्शंस, समझ गए ना, इन दीज रिएक्शन, तो इनमें सम मास डिफेक्ट होता है रिएक्शन, सम मास, ठीक है, डिफेक्ट टेक्स प्लेस which is converted into equivalent energy according to E is equal to mc square। यहाँ जो m है ये है मास
which is converted into एनर्जी, इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। कि जो रिएक्टेंट होते हैं और जो प्रोडक्ट बनते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में, तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना बच्चों, उनका कुछ ना कुछ मास कम हो जाता है। मतलब अगर हम इसको डेल्टा एम से ले लें तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वो जो मास है डिफेक्ट आया डेल्टा एम, ठीक है, ये जो होता है बच्चों, ये जो है टोटल मास ऑफ न्यूक्लियाई, रिएक्टेंट न्यूक्लियाई जो है, ठीक है, इनमें से। और मास यहां पर अगर हम देखें कि मास ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट न्यूक्लियाई, इसके अलावा पार्टिकल्स भी और होते हैं जो भी, ठीक है, प्लस पार्टिकल्स, न्यूक्लियर पार्टिकल्स जो हो सकते हैं, ये जो वैल्यू आती है ये है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही किस में चेंज होती है बच्चों, एनर्जी में, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन लॉ। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में ये लॉ नहीं लगता, बाकी सब रिएक्शंस में, नॉर्मल जितनी भी रिएक्शंस होती हैं एक नॉर्मल टेम्परेचर में, उन सब में ये लॉ फॉलो होता है। एक क्वेश्चन देखो, सपोज आपके पास 10.0 ग्राम CaCO3 दिया गया, ठीक है, ऑन हीटिंग गिव 4.4 ग्राम CO2, ठीक है, एंड x ग्राम CaO। तो आपको करना है कि कैलकुलेट मास ऑफ CaO। तो हम बस ये लिखेंगे ना, देखो CaCO3 डिकम्पोज हो रहा है CaO और प्लस क्या CO2। ये आपने 10 ग्राम लिया है, ठीक है, और ये कितना है 4.4 ग्राम। तो ऑटोमेटिक है कि अगर हम इसको x मान रहे हैं तो x इक्वल टू 10 माइनस 4.4 ग्राम, मींस x आ जाएगा 5.6 ग्राम। तो इस तरह से क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास की जो मास ये है, ठीक है, मास ऑफ CaCO3 इक्वल टू दी, ठीक है, मास ऑफ CaO प्लस मास ऑफ क्या होगा बच्चों CO2, यही लगेगा ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो और भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जो बहुत इजी हैं, इसलिए मैं ज्यादा इन पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। तो ये था हमारा पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ गए बच्चों कि कोई भी केमिकल चेंज हो या फिजिकल चेंजेस होते हैं, किसी भी प्रकार का जो है मास क्रिएट नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, केवल उसके चेंजेस चलते हैं। तो ये था हमारा लेबोजियर का एक्सपेरिमेंट बता दिया मैंने, और एक न्यूमेरिकल। एक और लॉ बता देता हूं आपको, ठीक है, और उसको भी हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, सेकेंड लॉ क्या है, तो यहां तक बिल्कुल क्लियर है ना। अब हम आते हैं सेकेंड लॉ में। तो ये है लॉ ऑफ, ठीक है, कांस्टेंट और, ठीक है, डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये बात समझ रहे बच्चों कि ये है सेकेंड लॉ, कि लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो देखो बच्चों, ये जो लॉ है ना, इट इज रिलेटेड टू द कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। जो कंपाउंड्स होते हैं उनका कॉम्पोजिशन से रिलेटेड है। सीधा सीधा ये कहता है, ये लॉ ये कहता है कि केमिकल कंपाउंड जो होता है, ये जो कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो मास प्रपोर्शन है वो कांस्टेंट रहता है, डेफिनेट रहता है। चाहे उस कंपाउंड को किसी भी लैब में बना लिया जाए या किसी भी सोर्स से निकाल लिया जाए, उसमें एलिमेंटल मास रेशियो डेफिनेट रहेगा। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मींस अगर आप ये कहें कि हम वाटर को चाहे आर्टिफिशियली बना लें H2O, चाहे हम किसी सोर्स से ले आए वाटर को, उसमें हाइड्रोजन 2 ग्राम ही रहेगा और ऑक्सीजन 16 ग्राम निकलेगा। यही कहलाएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब हम ये कहें कि इट इज, ठीक है, रिलेटेड टू कॉम्पोजिशन, ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, एंड proposed by
इसको जो प्रपोज्ड किया था वो था जोसेफ, ठीक है बच्चों, जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट 1799 ये। अब हम देखते हैं कि ये लॉ क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कि ये लॉ क्या कहता है, समझ गए ना, कि इस लॉ में ये कहा गया है कि केमिकल, जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स, समझते हो ना, केमिकल कंपाउंड्स, तो मतलब जो हम कंपाउंड जिन्हें केमिस्ट्री में कंपाउंड्स बोलते हैं, तो ये जो केमिकल कंपाउंड है, तो हम एक सिंपल एक कंपाउंड को लेके बात करें कि केमिकल कंपाउंड, समझ गए बच्चों, केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स exactly the same proportion, the same proportion of elements by mass। बात समझ रहे हो आप, कि a chemical compound always contain exactly the same proportion of element by mass। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, और ठीक है बच्चों, कि कॉम्पोजिशन जो होता है, कि कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड, ये जो होगा कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड ऑलवेज डेफिनेट और कांस्टेंट, ठीक है, ठीक, कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड ऑलवेज डेफिनेट और कांस्टेंट वेदर कंपाउंड, समझ गए बच्चों, ऑब्टेन्ड बाय एनी सोर्स और मेड बाय, ठीक है, एनी मेथड। सीधी सी बात है कि कोई भी कंपाउंड को आप किसी भी मेथड से बना लो, चाहे किसी भी सोर्स से ले आओ, उसका कॉम्पोजिशन डेफिनेट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आता। मींस कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन और एनी सोर्स, ठीक है। तो ये था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब देखो, जैसे हम ये कहें कि एक एग्जांपल से कि H2O, ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी सोर्स, समझ गए बच्चों, चाहे वो वेल वाटर हो, चाहे सी वाटर हो, कहीं से भी लाया जाए, और ठीक है, मेड बाय एनी प्रोसेस, इट कंटेन्स 2 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चों, 2 ग्राम तो रहेगा क्या, हाइड्रोजन, एंड 16 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन। अगर हम इनका मास रेशियो देखें, ठीक है, क्या आ जाएगा बताओ, अगर हम इनका एक सिंपल रेशियो मास का देखें, तो मास रेशियो जो होगा वो हो जाएगा हमारा 2:16 या 1:8। मतलब H2O को आप किसी भी सोर्स से लाओ, समझ गए ना, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो चेंज नहीं होगा। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जैसे हम उसने एक एग्जांपल दिया है कि जो क्यूप्रिक कार्बोनेट है CaCO3, समझ गए बच्चों, चाहे इसे नेचुरली लिया जाए, नेचुरल फॉर्म लिया जाए इसका, और एंड अगर मान लो इसका सिंथेटिक फॉर्म लिया जाए, ठीक है, कि नेचुरल फॉर्म में लिया जाए एंड सिंथेटिक फॉर्म, इट गिव, ठीक है, सेम
परसेंटेज, ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट। मीन्स अगर हम ये कहें कि ये है नेचुरल, ठीक है, CuCO3, और एक है मान लो सिंथेटिक CuCO3, तो इसमें जो कॉपर है, ठीक है, बाय वेट 51.35, ठीक है, परसेंट, तो इसमें भी वही निकलता है 51.35%, ठीक है। अगर हम कहें कार्बन का परसेंटेज कितना है तो 9.74, ठीक है, तो दोनों में बिल्कुल सेम परसेंटेज हो जाएगा। मतलब कार्बन का अगर हम परसेंटेज की बात करें तो कार्बन इसमें आ रहा है कितना 9.74, तो इसमें भी कितना होगा 9.74। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन है 38.91, तो यहां पर भी ऑक्सीजन 38.91। तो इस तरह से क्यूप्रिक कार्बोनेट का जो कॉम्पोजिशन है वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा कि वो नेचुरली बनाया गया है या नेचुरली मिल रहा है या सिंथेटिक है। मीन्स यही लॉ है कि केमिकल कंपाउंड कंटेन्स डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू मास। इसी को बोला जाता है बच्चों क्या, ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो आपको कहीं भी क्वेश्चन कहता है कि इसमें एलिमेंट का इतना परसेंटेज है, ठीक है, तो बताइए किस लॉ को फॉलो कर रहा है, तो तुरंत ध्यान रखें कि ऐसा क्वेश्चन किसको फॉलो करता है बच्चों, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बात समझ गए ना। ठीक इसी तरह से CO2 ले लो, चाहे कोई भी कंपाउंड्स ले लो, उसमें हमेशा जो होगा, ठीक है, कि जो कंपोजिशन है, चाहे जैसे मैंने कहा वाटर को चाहे वेल वाटर हो, समझ गए ना, चाहे वो सी वाटर हो, चाहे रिवर वाटर हो, और चाहे टैप वाटर हो, कहीं से भी ले आओ यही रेशियो निकलेगा। अब देखो बच्चों, इसमें जो न्यूमेरिकल अगर आता है ना, तो आपको एक ही कंपाउंड को दो मेथड से बनता हुआ दिखाया जाएगा। एक में तो एलिमेंटल परसेंट दे देगा और दूसरे में एलिमेंट के मास दे देगा, और ये प्रूव करना है आपको कि ये कहेगा कि प्रूव कीजिए कि ये जो कंपाउंड है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। तो आपको क्या करना है कि एक तो परसेंटेज जो एलिमेंटल दिया है उसको आप कुछ नहीं करना, दूसरा कंपाउंड जो या दूसरा जो मेथड दी है जिसमें आपको उस कंपाउंड के एलिमेंट का मास दे रखा है, आप उनका परसेंटेज मास से निकाल लो। वो परसेंटेज और गिवन परसेंटेज सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है, उस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। जैसे एक क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि जो कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, ये है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, उसको टू मेथड से मेड बाय टू मेथड्स, ये कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, मेड बाय टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड जो हुई, ठीक है, उसमें जो कॉपर का परसेंटेज मिला, ठीक है, या कॉपर की जो अमाउंट है, कि जो है क्या कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड वाज प्रिपेयर्ड बाय टू डिफरेंट मेथड इन वन केस, ठीक है। फर्स्ट केस में जो कॉपर लिया गया 1.75 ग्राम, क्या लिया गया, कॉपर, गिव, समझ गए बच्चों, 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, पहली मेथड। सेकेंड मेथड में कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों, कि 1.14 ग्राम, ठीक है, कॉपर गिव 1.43 ग्राम कॉपर ऑक्साइड। तो आपको इलस्ट्रेट करना है, ठीक है, कि ये जो लॉ है, मतलब है कि आपको इलस्ट्रेट दीज डाटाज और फॉलो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। समझ गए बच्चों कि कॉपर ऑक्साइड को दो मेथड से बनाया गया। पहली मेथड में उसने कहा कि
1.75 ग्राम कॉपर गिव 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। दूसरी मेथड में कह रहा है कि 1.14 ग्राम कॉपर गिव 1.43 ग्राम कॉपर ऑक्साइड। तो इलिस्ट्रेट दीज डाटाज आर फॉलो द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो आपको क्या करना है, जो आंसर हमें देना है कि वी, ठीक है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कॉपर, समझ गए बच्चों, कॉपर एंड ऑक्सीजन इन oxides obtained by two different methods। ठीक है, हमें तो ये अगर डिफरेंट मेथड इफ, ठीक है, अगर ये इफ वी ऑब्टेन सेम, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कॉपर and oxygen in both oxide, then हम ये कहेंगे बच्चों कि तब क्या होगा, अगर दोनों में परसेंटेज क्या मिल रहा है, देन डाटा जो है फॉलोज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यही हुआ ना, कि आपको दोनों ऑक्साइड्स में कॉपर और ऑक्सीजन के परसेंटेज निकाल लेने हैं। अगर दोनों ऑक्साइड्स या दोनों मेथड से मिलने वाले जो कॉपर के परसेंटेज हैं, ठीक है, अगर उनमें दोनों में एक ऑक्साइड एक ही है, ध्यान रखें अलग अलग नहीं है, कॉपर और ऑक्सीजन इन बोथ ऑक्साइड्स में जो मिल रहा है सेम आ रहा है, तो वो लॉ को फॉलो कर रहा है। तो जैसे हम फर्स्ट मेथड में देखते हैं, है ना, कि फर्स्ट मेथड में आपने देखा कि जो Cu है और वो है 1.75 ग्राम, ठीक है, और ऑक्साइड कितना मिल रहा है, देखो ये मिल रहा है 2.19 ग्राम। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2.19 माइनस 1.75, क्योंकि ऑक्साइड तो मेटल और ऑक्सीजन के मिक्सिंग से बना होगा ना बच्चों, ठीक है। तो अगर आप इसमें ऑक्सीजन देखें कि कितना है, तो मास आप तो या तो पहले आप इसका परसेंटेज निकाल लें या ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपने देखा मैं यहां पर डायरेक्ट ही निकाल दूं ना, एक का परसेंटेज निकाल लो, दोनों का अलग अलग क्या निकाला। तो हम यहां लिखें कॉपर परसेंटेज, तो हम लिखेंगे 1.75 अपॉन 2.19 इंटू 100। ये कॉपर की परसेंटेज है जो कितना आ रहा है 79.9%। तो सीधी सी बात है कि जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है बच्चों वो 100 माइनस 79.9 मीन्स 20% क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 20 पर, ठीक है, 20.1%। तो एक डिसाइड हो गया। अब मान लो हम सेकेंड मेथड में भी लेते हैं, ठीक है, तो देखो कॉपर कितना है बच्चों, यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है कि 1.14, तो 1.14, ठीक है। ऑक्साइड कितना है, देखो आपके पास ऑक्साइड मिला है 1.43 ग्राम। तो कॉपर का परसेंटेज निकाल के देख लो, 1.14 अपॉन 1.43 इंटू क्या 100, जो यही आएगा 79। तो इस तरह से, और ऑक्सीजन का वही आ जाएगा 20.1%। तो आप देख रहे हैं कि दोनों मेथड में बनने वाला जो ऑक्साइड है वो सेम कॉम्पोजिशन दे रहा है। तो हम एक ही ऑक्साइड को किसी भी मेथड से बना लें, बात समझ रहे हो ना मेरी, कि एक ही ऑक्साइड को हम किसी भी मेथड से बना लें, कॉम्पोजिशन तो सेम आ रहा है, यही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। तो इस तरह से ये इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये ध्यान रखें कि क्वेश्चंस में अगर आपको लिखा है कि एक ही ऑक्साइड को दो मेथड से बनाया गया, बस इतना क्वेश्चन पढ़ें और समझ जाएं कि वो किसको शो कर रहा है बच्चों, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब चाहे कुछ भी डाटा आगे दे रखे हैं, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना, जो आपकी नीट में आता है उसमें तो सीधा सा है कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही उसमें लिखा होता है कि बताएं कि ये किस लॉ को फॉलो करते हैं। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको उसमें लिखा है कि एक ही कंपाउंड को दो मेथड से बनाया गया, बस यही सॉल्यूशन है कि ये लॉ कांस्टेंट। दूसरा अगर ये कह रहा है कि एक ही कंपाउंड में आपने देखा कि जो पहले वाला लॉ था कांस्टेंट डेफिनेट कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, कि इतने ग्राम कंपाउंड लिया गया, इतना ग्राम प्रोडक्ट बना, अगर दूसरा प्रोडक्ट की अमाउंट पूछ ले तो बस आप लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा के निकाल दे।
तो यहां तक आज हम दो ही लॉ को डिस्कस करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं बच्चों। तो यहां तक मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं अब आपको, ठीक है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट में मिलेंगे। ये है हमारा आज का केमिकल इससे रिलेटेड